श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और जितने भी महान संत, गुरु और बहुजन नायक हुए, जिन्होंने अपने प्रयासों से हमारे मुक्ति के मार्ग ढूंढने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, इस कड़ी में संत रैदास, संत तुकाराम, संत गाडगे, इन सब के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और वो तमाम महापुरुष, छत्रपति साहू जी महाराज हों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, स्वामी नायकर पेरियार साहब हों, मान्यवर काशीराम हों, इन सब ने अपने जीवन में तमाम विषमताओं को, बाधाओं को, भेदभाव को अंतर से महसूस किया और देखा कि जो कुछ भी व्याप्त है ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष भी किया, प्रयास भी किया उन तमाम विषमताओं को मिटाने के लिए। मैं अपने दिल की गहराई से उन तमाम महापुरुषों को श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। आज का जो ये दिवस है बहुत मामले में विशेष है और ऐतिहासिक है। जैसा कि आप उद्धृत है पढ़ सकते हैं, आज सम्राट अशोक धम विजयदशमी। हम अकारण ही खोए हुए हैं, कुछ और मनाते रहे हैं, कुछ और अवसरों में अपनी सफलता कहें, खुशहाली कहें, अमन चैन कहें तलाशते रहे हैं। लेकिन आज का ये जो विशेष दिवस, अनूठा दिवस, चक्रवर्ती सम्राट अशोक धम दिवस, इसकी मैं मन की गहराई से आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। आज का इस अनूठा दिवस, विशेष दिवस, साथ ही भारत की पहली माता, शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, उनकी हम जितनी भी प्रशंसा करें, उनके साहस की, उनके प्रयासों की, उन्होंने जो लंबी सी लकीर हम सब माताओं बहनों के लिए खींच रखा है, आज से तकरीबन 100 साल पहले, वो हम सब के लिए एक चुनौती है कि उन चुनौतियों पर हम कैसे चले। माता सावित्रीबाई फुले को समर्पित ये जो कांडी का बुद्ध विहार है, ये वाकई में एक ऐसा केंद्र बनकर के उभरने वाला है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और हर एक व्यक्ति जो इस कार्यक्रम में अच्छा भाव लेकर उपस्थित है, बैठा है, वो इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि आने वाले दिनों में हम अपने पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को क्या कुछ देने वाले इस माध्यम से, इस बुद्ध विहार के माध्यम से। तो आज सम्राट अशोक धम दीक्षा दिवस, सम्राट अशोक विजय धम दिवस, धम विजय दिवस एवं दीक्षा दिवस, साथ ही माता सावित्रीबाई फुले को समर्पित ये बुद्ध विहार का शिलान्यास हुआ। इन सब के लिए आप सबकी मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ। साथ में मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, या साधुवाद ये कहें या आभार ज्ञापित करने के लिए। हमारे बीच में मैत्रेय भदन जो एक शिल्पकार है, कहने को शिल्पकार है, शिल्पकार मूर्तियां बनाते हैं जो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिन्हें हम आजीवन महसूस करते हैं, वो चीज़ मैंने कुछ दिनों से मैत्रेय के संसर्ग में रह करके, उनके साथ रह करके जो मैंने अनुभव किया है, वो मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन प्रतिपल मैं महसूस कर सकता हूँ। ऐसी जगह में, वीराने जगह में यहाँ आ करके और निस्वार्थ भाव से यहाँ के मिट्टी में खुशबू पैदा करना, यहाँ के मिट्टी में वो ऊर्जा पैदा करना, यहाँ के जमीन पर इतनी बड़ी प्रतिमा खड़ा करना, ये सब कुछ त्याग, निस्वार्थ भावना और समाज को एक सूत्र में पिरोने की जो चाह है, उसी के बदौलत हो सकता है। मैं शब्दों के द्वारा कृतज्ञता या धन्यवाद ज्ञापित तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं शीश नवा करके मैत्रेय का मैं वंदन करता हूं, मैं साधुवाद देने की कोशिश करता हूं। साथ में हमारे बीच में तथागत जनेंद्र साहब रांची से चल कर के आए हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आपने बहुत मूल्यवान वक्त हम सबके बीच में आने के लिए निकाला और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अभिभावक डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण सर।
आज मुझे ये कहते हुए या स्वीकारते हुए प्रसन्नता हो रही है और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं इतनी ऊर्जा के साथ हमेशा आप सबसे जुड़ा हूँ या लगा रहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर विजय कुमार त्रिसरन सर की बदौलत है, जो 10 साल पहले 10 वर्ष पहले जो विश्वास हमने जगाया, जो आशा कहे या फिर हमने कुछ देखा होगा, या हम सबको युवाओं को परिवर्तित करने की जो उनकी ललक है, वो मुझ जैसे लोगों में बदलाव के रूप में रूपांतरित होता हुआ महसूस होता है। मैं सर आपका बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने मुझ पर विश्वास जताया और प्रत्येक क्षण मुझे कुछ न कुछ ऐसा मुझ पर जवाबदेही आप देते रहें कि मैं उन सब को लेकर के मैं आगे बढ़ता रहूं। और हमारे बीच में तमाम यहाँ पे धम बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सबका मैं बहुत मन से, दिल से आप सबका मैं शीश नवा करके अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ कि आप सबने वक्त निकाला। आप सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। विशेष करके जो युवा साथी हैं, मैं युवा हूं और युवाओं के प्रति मेरी बड़ी दृष्टि रहती है, क्योंकि एक युवा होने के नाते मन में कितना बिखराव और कितना भटकाव होता है, इसको मैं समझ सकता हूं। युवाओं को विशेष करके एक अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनको संयोजित करने की जरूरत है, उनकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करने की जरूरत है। आज हम अपने उद्बोधन में विशेष तौर पर युवाओं के लिए बातें रखेंगे। उससे पहले एक बार पुनः आप सबको मैं सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो मुहिम है हमारा माता सावित्रीबाई फुले बुद्ध विहार, इस मुहिम में जुड़ने के लिए आप सबका मैं आह्वान भी करता हूं। जैसा कि आज के उद्घोषक महोदय ने आप सबको बहुत विस्तार पूर्वक बताया कि ये जो निर्माण है, ये निर्माण क्या कुछ करने वाला है, उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया। मैं अपनी भाषा में कहूं तो ये वो जगह है, ये वो निर्माण है जो हम सबका निर्माण करता है। कहने पर ये 32 डिसमिल में होने वाला एक प्रायोजन है, एक उपाय है, लेकिन सबके जीवन को रूपांतरित करने वाला है। उससे पहले मैं एक बार पुनः हमारी जो टीम है MRM हरियाली दल, मैं आपकी यदि प्रशंसा और आपका साधुवाद न करूं तो ये कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाएगी। जिस ऊर्जा के साथ और जिस तत्परता के साथ आपने इस निर्माण में अपना सहयोग दिया है, चाहे वो ग्रीन टाइगर्स मार्च के माध्यम से यहाँ अशोक वृक्षों का को लगाना हो, या जिस प्रकार से ये जो मूर्ति का निर्माण है, जिस प्रकार से मैत्रेय के मार्गदर्शन में आपका रात दिन यहाँ काम करना है, वो सब के लिए मेरा जो ग्रीन टाइगर्स है, MRM हरियाली दल के एक सदस्य हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत साधुवाद और आभार करता हूँ। आप सब तक मेरी यदि आवाज पहुंच रही है तो आप सब इसी तरह से ऊर्जावान होकर के, इसी प्रकार से आप सब एकजुट होकर के, इसी प्रकार से आप सब अपनी ऊर्जा को संचित करके इस प्रकार के कार्यों में तत्परता के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ आप सब लगे रहें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबका जो संकल्प है, हम सबका जो सपना है प्रबुद्ध भारत निर्माण का, ऐसा भारत जहाँ समानता हो, न्याय हो और बंधुता की बात हो, ऐसे भारत का निर्माण जल्दी ही संभव हो सकेगा। और जहां तक बात है सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी का, हमारे आंखों के सामने नाना प्रकार के चित्र हैं, कई प्रकार के आडंबर हैं, कई प्रकार के अंधविश्वास हैं, कई प्रकार के बिखराव हैं। इन बिखरावों से मेरा जुड़ाव इसलिए है कि हम कहीं ना कहीं ज्ञान के सागर से दूर बैठे, कहीं ना कहीं उन यथार्थ से अपने मुंह मोड़ रखे हैं। मेरा बस इशारा इतना है कि जो वास्तविकता है, जो इतिहास है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो इतिहास के पन्नों में धूल खा रहा है, उन पन्नों से धूल हटाने की जरूरत है। और हमने क्या कुछ झेला है, हमारा क्या कुछ था, हमारा अपना क्या था, और उन अपने से, उन सच्चाई से, उन हकीकत से किस प्रकार से हम दूर हो गए, विमुख हो गए, उन सबको जानने की आवश्यकता है। जानने के लिए जरूरी है कि हम अपने दृष्टि को खोल करके, हम अपने दिमाग के मैल को बाहर निकाल करके, हम अपने सोच विचार को निष्पक्ष और निस्वार्थ और साफ करके हर बिंदु को बारीकी से तौले, असेस करें, समझे, उसको परखे, तभी कहीं ना कहीं हम अपने खोए हुए चीजों को, अपने बिखरे हुए और अपने भुलाए हुए इतिहास को जानने की कोशिश कर पाएंगे। मेरा इशारा है तथागत बुद्ध के दिखाए हुए उन मार्ग को। हमारा जो अपना था वो श्रमण संस्कृति, हमारा अपना जो था समानता आधारित वो हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, उससे सीख लेने की जरूरत है। उसको पुनः जीवित करने की आवश्यकता है, उस पर पुनः लौटने की आवश्यकता है, उसको पुनः जानने की आवश्यकता है।
युवा साथी आपके लिए विशेष तौर पर है। हम सब इन दिनों हाथ में मोबाइल लेकर के उस पर जो भी दिखाया जाता है उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हर दिखाया जाने वाला वो विश्वास के लिए नहीं होता है, वो आपको भटकाने के लिए भी होता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो भी चीजें पड़ती है अपनी दृष्टि खोल करके, आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बन करके अपने अंदर उजाला ला करके उस पर प्रकाश डाल करके जो भी बातें आप देखते हैं, समझते हैं, जो भी घटनाएं आप देख समझ रहे हैं, उन सब पर गंभीर होकर के विचार करना है कि क्या ये वाकई में सत्य है। यदि सत्य है तो क्या ये हमारे अनुकूल है, क्या हमको इसके साथ चलने की जरूरत है, या क्या ये जो भी चीजें हमारे सामने की आंखों के सामने घटित हो रही है क्या उनको उनका समर्थन करने की आवश्यकता है। आप इतने विवेकशील हैं, जब आप उस पर अच्छे से विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये लोक हितकारी है, ये परोपकारी है, ये जनहितकारी है, ये समाज को जोड़ने वाला है। जब आप गंभीर होकर के और संवेदनशील होकर के तमाम बिंदुओं पर गौर करेंगे तो आपको ये महसूस होगा या आपको ये ज्ञात होगा कि जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी मुझे बताई जा रही, सुनाई या समझाई जा रही है, ये सत्य है। सत्य को लाख लोग भी यदि झूठ कहेंगे तो झूठ नहीं हो सकता है, और ये एक छोटा सा भी सत्य है, उसके साथ यदि एक व्यक्ति भी खड़ा है तो वो हमेशा सत्य ही रहेगा। इसलिए सत्य ढूंढने की आवश्यकता है, सत्य को परखने की जरूरत है, और सत्य को कसौटी पर कस करके, या कहे कि हर बातों को सत्य के कसौटी पर परख करके ही उसे अपने जीवन में अवतरित होने देने की आवश्यकता है। तो युवाओं के लिए विशेष बातें थी। जहां तक बात है सम्राट अशोक का, हम क्यों उनका अनुकरण करें, आज ये बात बहुत ही प्रबलता और प्रमुखता के साथ हमारे सामने है। जिस विधान से या कहें कि जिस सत्ता से हम आज संचालित हो रहे हैं, उसकी तुलना सम्राट अशोक से करने की बहुत ही जरूरी है। और ये बहुत यही वो अवसर है जहां आज युवाओं को, माताओं को, बहनों को और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन सबको ये तुलना करने की आवश्यकता है कि आखिर सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने ऐसा क्या कुछ दिया जिसके दिखाए हुए मार्ग या जिसके जो रास्ते थे उन सबको फिर से अपने जीवन में, फिर से भारत में, प्रबुद्ध भारत के माध्यम से स्थापित करने की जरूरत है। आप इसी बात से अनुमान अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा सम्राट जो अपने आखिरी युद्ध में अपने क्षेत्र में या कहे कि अपने राज्य में जो मार काट के चलते या जो धन संपदा की जो क्षति हुई थी, उसके साथ साथ विरोधी पक्ष यानी कि जिनके साथ उनका संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, उनके क्षेत्र में भी या उनके पक्ष में भी कितना हानि हुआ, इसका भी अवलोकन उन्होंने कराया। उस अवलोकन से ये निकल करके सामने आया कि युद्ध शांति नहीं ला सकता, युद्ध मैत्री नहीं फैला सकता, युद्ध सौहार्द नहीं ला सकता, युद्ध उन्नति और उत्थान नहीं ला सकता। तो आज जो ये बिखराव है, आज जो द्वेष है, ईर्ष्या है, वैमनस्य है, एक दूसरे को मार करके उसका हड़पने की जो नीति है, जो विस्तारवादी नीति है, इन सब नीतियों का खात्मा सम्राट अशोक के दिखाए हुए मार्ग या उन्होंने अपने जीवन में, अपने राज्य में जो कुछ भी स्थापित किया था उसको पढ़ करके, जान करके, समझ करके आज हम परिकल्पना कर सकते हैं। आज का युवा जिनको मताधिकार है, वोट देने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है और अपने लिए अपनी आवाज चाहे वो विधानसभा में हो या संसद में हो वहां तक पहुंचाने के अधिकार है मताधिकार के माध्यम से। आपको इस बात आज जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे लिए उत्तम राज्य कैसा हो, हमारा राजा कैसा हो, उसके लिए जरूरी है कि सम्राट अशोक को हम जाने। सम्राट अशोक ने न महज शांति, न महज शिक्षा, न महज स्वास्थ्य, इन सब के लिए काम किया। आप सोच सकते हैं कि जो राजा अपने राज्य में पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए भी अस्पताल खोल सकता है, उसको अनुकरण करने की जरूरत है कि नहीं? आज के डेट में आप खुद तुलना करें, आप खुद विवेकशील प्राणी हैं, बुद्धिजीवी हैं। आज हमारे देश में जो वर्तमान समय में ऐसा कहीं आपको देखने को मिलता है जो सबके लिए बराबरी का, सबके लिए समानता का, सबके लिए न्याय का, सबके मान सम्मान का, ऐसी बात आप महसूस करते हैं? यदि महसूस करते हैं तो अच्छा है, मैं तो कदापि महसूस नहीं करता। इसलिए आपको तुलना के तौर पर सम्राट अशोक के दिखाए हुए मार्ग, उनके राज्य में क्या कुछ था, उन सबको जानना जरूरी था। और उन्होंने तलवार कर दम पर नहीं, शांति के दम पर, धर्म के मार्ग पर चलकर अपने भारत का जो विस्तार किया, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में निहित है कि किस प्रकार से भारत को उन्होंने गोल्डन बर्ड यानी कि सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित किया। सबको समानता का अधिकार था, बंधुत्व भाव था, मैत्री भाव था और सबको जीने का हक था, सबको आगे बढ़ने का हक था और पशु पक्षियों तक के लिए
सोचिए कि शिक्षा की व्यवस्थाएं थी। हम कहते हैं कि आज भारत में ऐसी व्यवस्था हो जाए तो फिर ये सारी विषमता, ये जातिगत भेद, ये ऊंच नीच का भेद, ये जो 8 लोगों के पास भारत की 35% धन संपदा है, ये जो विषमता है, ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और मेरा इशारा साफ है कि हम सबको एक ऐसे भारत के निर्माण की तरफ बढ़ना है, या एक ऐसे भारत के निर्माण की कल्पना करनी है जहां सबको सम्मान मिल सके, जहां सबको बराबरी महसूस हो सके। बराबरी सिर्फ किताबों में नहीं, बराबरी हर जीवन में उतर करके आए। आज एक व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, सब लोग स्तब्ध, सब लोग मुख दर्शक बनकर के देखते रहते हैं, पूरा भारत तमाशा देख रहा होता है। जो घटना अभी उत्तर प्रदेश में हुई, पूरे भारत को आंदोलित किया। ये सब, इन तमाम घटनाओं का सम्राट अशोक से सीधा सीधा जुड़ाव है। ये घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि सम्राट अशोक जैसा दोबारा कोई हमें संचालित करने वाला, हमें धर्म के मार्ग पर निर्देशित करने वाला, हमारे खुशहाली का ख्याल रखने वाला, हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाला दोबारा कोई आया नहीं। इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है, युवाओं को विशेष करके, माताओं बहनों और बुद्धिजीवियों की नैतिक जिम्मेवारी है कि हम हर पल सजग होकर के, सतर्क होकर के, अपने अधिकारों का उपयोग करके हम एक ऐसी व्यवस्था के लिए हम लालायित हों, एक ऐसी व्यवस्था के लिए हम सब प्रयासरत हों जहां सबको मान सम्मान, सबकी प्रतिष्ठा, सबकी खुशहाली, सबकी शिक्षा और सबके बराबरी के बारे में चिंता हो सके। तो सम्राट अशोक कि जो आज स्मृति में कहें, हम जो यहाँ पर विजयदशमी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये इसकी सार्थकता इस बात में है कि सम्राट अशोक के दिखाए मार्ग या उनके उपदेशों या उनके प्रयासों को इतिहास के धूल धूसरित पन्नों से बाहर निकालकर अपने जीवन में समझने की कोशिश करें, उनको जानने की कोशिश करें, और उन भारत के भूखंडों को जहाँ जहाँ अशोक ने सिंचित किया, जहाँ जहाँ उन्होंने तथागत बुद्ध के मार्ग को या उनके विचारों को स्थापित करने की कोशिश की, हम सबको मौका मिले तो हम सब वहां भ्रमण भी करें, हम सब वहां जाने की कोशिश भी करें, और जहां जहां हम सबको मौका मिला इसी प्रकार से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के प्रतिमा के रूप में उनके विचारों को अपने जीवन में हम स्थापित करते चले। तब हमें लगेगा कि हम तथागत बुद्ध को भी समझ रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को भी समझ रहे हैं, और सम्राट अशोक के मानवतावादी जो विचार हैं उन सब से भी कहीं ना कहीं हम लोग रूबरू हो रहे हैं। तो ये बहुत ही निहायत जरूरी बात है कि हम सब गंभीर होकर के हम इन विषयों पर विचार विमर्श करें। जो महत्वपूर्ण बात मैं विशेष करके युवाओं से कहना चाहता हूं वो ये है कि आज जो कुछ भी हम देखते हैं या जिनको लेकर के हमारे मन में कुंठा है कि हमको ये अवसर नहीं मिला, हमको ये मौका नहीं मिला, हमारे साथ भेदभाव हुआ, हम ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां विषमताओं का घेरा है, विषमताओं का अंधेरा है। यदि आपके मन में ऐसा भाव आता है तो आपके मन में ये जरूर आना चाहिए कि इन सब से मुक्ति का मार्ग क्या है, इन सब से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, या ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम अपनी क्षमता से इन विषमताओं को, इन द्वेषों को, ये जो गैर बराबरी का जो ये माहौल है, इन सब को कैसे खत्म कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारे बीच में जो डॉक्टर विजय कुमार तिसरन सर हैं, तथागत जैनेन्द्र साहब हैं, मुंद्रिका बौद्ध साहब हैं, बिंदु सर हैं, और बाकी जितने भी बुद्धिजीवी हैं जिनको सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं, उनको सुनने के लिए ध्यान से, संवेदनशील और गंभीर होकर के आप वक्त निकालें। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में भी इन तमाम विषमताओं को बहुत करीब से महसूस किया है, साहित्यों के माध्यम से उनके समीप जाने की कोशिश की है, साहित्यों का सृजन भी किया है, दूसरे प्रदेशों में तमाम ऐसे जो घटनाएं हैं उन सब से इनका जुड़ाव है, और देश के कोने कोने में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन सब के संसर्ग, उन सब का साथ भी मिलता है, ताकि एक मंथन होकर के जो बातें निकल कर आती है वो सब आप तक पहुंचा सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सब अपने जीवन में ऐसे अवसर जरूर निकालें कि जहां इस प्रकार का मार्गदर्शन मिल रहा हो, जहां ऐसी चर्चाएं हो रही हो, जहां हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जहां हमें प्रेरणा मिलती हो, ऐसी जगहों पर जरूर आने की चेष्टा करें, कष्ट करें, प्रयास करें। तभी हम सब एक ऐसे बिंदु पर, एक ऐसे निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि किस प्रकार से समतामूलक समाज की स्थापना हो सकती है, किस प्रकार से हम अपने जीवन में वैज्ञानिकता को और शिक्षा को महत्व दे सकते हैं। मैं एक चिकित्सक होने के नाते मैं आप सबसे इतना अपना विश्वास बांटना चाहता हूं कि जब मैं 20 वर्ष पहले
तकरीबन 2 दशक पहले जब हमने डॉक्टर बनने का ख्वाब संजोया था, तो हमारे जीवन में भी कई तरह के उपहास आए, लोगों का भ्रम आया, लोगों का संशय आया, लेकिन वो मेरा विश्वास था, वो मेरा प्रयास था, मेरे संघर्ष थे और वो जागृति थी मेरे परिवारजनों की, मेरे दादा की, मेरे माता पिता की, जिन्होंने ये सपना संजो करके रखा था कि आदमी यदि प्रयास करे तो गरीबी के बाद भी शिक्षा के दम पर अपने जीवन के सारे सपने साकार किए जा सकते हैं। और ये मेरे लिए भी बहुत दिनों तक अविश्वास का बात रहा कि चौवा चट्टान हुसैनाबाद पलामू से निकल करके एम्स जैसे संस्थान तक की यात्रा तय करना ये बहुत दुर्गम था, बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन ये सब कुछ संभव हो पाया कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन में शिक्षा को बहुत विशेष महत्व दिया और उनको उनका विश्वास आज रंग लाया। और मुझे बहुत खुशी होती है, जब मैं छोटा था तो मुझे मालूम नहीं था कि शिक्षा के दम पर इस प्रकार अपने जीवन को अपने आंखों के सामने परिवर्तित होता हुआ देखा जा सकता है। वो मेरे माता पिता के दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, मेरा बेटा यहाँ से निकल करके एम्स तक पढ़ाई कर सकता है। और अपने ही प्रदेश के कई ऐसे मित्रों को जानता हूं जिनके साथ मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया था, उन तमाम मित्रों के माता पिता और उनके अभिभावक की वो दूरदर्शिता, उनकी सोच ही थी, उनका साहस ही था कि उन्होंने शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया और उनके बच्चे भी भारत की धरती से निकलकर बेल्जियम में कहां जाकर के मत्स्य पालन में PhD की डिग्री ले रहा है। हम सब के लिए सोच से परे जैसा चीज है ये सब कुछ, और ये सब कुछ शिक्षा के दम पर ही संभव हो पाया। तथागत बुद्ध को यदि मानते हैं आप, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को यदि आप अपने जीवन में जगह देते हैं, तो आप सबको इन छोटे छोटे बच्चों में विश्वास करना पड़ेगा, इन सब के शिक्षा के पीछे आपको लगना पड़ेगा, इन सब के कंधे पर आपको वो भार देनी पड़ेगी कि प्रबुद्ध भारत के निर्माण इन्हीं के कंधों पर चल करके संभव हो सकेगा। और आप सबका आना ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे भूमि से, बुद्ध भूमि से जुड़ाव का हमें लगता है कि यही मतलब है, यही आधार है। तो हम थोड़े देर के लिए हमें लगता है कि वाकई में हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के परे हम उच्च शिक्षा के लिए कैसे अपने को प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन एक नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को मैं कई ऐसे कार्यक्रमों में साझा करता हूं। मैं बार बार आपको बताता हूं कि वो शफीक हसन जैसे लोग और वो भारत का वो बेटा जो 21 बरस की उम्र में सबसे कम उम्र में IAS बनने का ख्याति प्राप्त करता है, ये सारे भारत भूमि के ऐसे उदाहरण हैं जो असंभव को संभव बन करके उतरता हुआ बताता है या उनका समर्थन करता है। ये सब कुछ संभव इसलिए है कि हम सब अपने विश्वास के ऊपर जाकर के, शिक्षा को महत्व दे करके, विज्ञान के पीछे चल करके, अपने जीवन से अंधविश्वास और पाखंड को ना बोल करके या उनसे विरक्त होकर के धम्म के मार्ग पर चलते हुए, जहाँ खुशहाली है, जहाँ उन्नति है, जहाँ विकास है, जहाँ मुस्कुराहट है, जहाँ चेतना है, जहाँ जागृति है, जहाँ हरियाली है, जहाँ खुशहाली है, पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ाव है, इन सब विषयों पर गंभीर होकर के हम सब आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज हम सब देखते हैं कि हम सब जल्दी कुछ हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में। आज का युवा विशेष करके मैट्रिक पास करता नहीं है, सोचता है कि हमको PhD की डिग्री मिल जाए, बीच में से BA और MA गायब हो जाए। ऐसा संभव है? नहीं है। असफलता तब आती है जब हम बिना तैयारी के किसी युद्ध में कूद जाते हैं। और सफलता प्राप्त करने के लिए या सफल होने के जरूरी है कि हम कोई भी अपने जीवन में शॉर्टकट न अपनाएं। शॉर्टकट तो हमारे जीवन में सफलता ला ही नहीं सकता है। मैं बस बताना इसलिए चाहता हूं कि हमारे युवाओं के समक्ष आज कई प्रकार के विकल्प है। राजनीति को यदि हम ले लें तो हम सब ऐसा सोचते हैं कि तुरंत से कुछ ऐसा हो जाए कि भारत बदल जाए। भारत के निर्माण के लिए, प्रबुद्ध भारत निर्माण के लिए, भारत के बदलाव के लिए, भारत की मजबूती के लिए, या भारत में चेतना जागृति के लिए, या कहें कि सामाजिक परिवर्तन के लिए, या कहें कि धम्म परिवर्तन के लिए, या सबके जीवन में धम्म के अवतरण के लिए ये जरूरी है कि हम शॉर्टकट न अपनाएं। स्नेह स्नेह, कदम कदम परिवर्तन के राहों से जुड़ते जाएं। हम अपने को परिवर्तित करें, अपने परिवार को परिवर्तित करें, अपने समाज को परिवर्तित करें, और इस प्रकार से प्रदेश और देश परिवर्तित होता है। तो यदि मेरे युवा साथी, माताएं, बहनें, आप यदि सहमत होते हैं तो इस परिवर्तन की दिशा में आपको आज ही लगना पड़ेगा। और ये परिवर्तन की दिशा में सबसे पहला कदम है माता सावित्रीबाई फुले बुद्ध विहार। और यहीं से परिवर्तन की लहर, परिवर्तन की दिशा यहीं से शुरू होती है। और हम सबको शिक्षा विज्ञान के रास्ते पर चलते हुए और बुद्ध विहार के निर्माण से होते हुए हम सबको प्रबुद्ध भारत निर्माण की दिशा में बढ़ना होता है। जिस प्रकार से हम सब सोचते हैं कि हम नारे लगाते हुए, हो हंगामा करते हुए आज ही हम MLA बन जाए, या किसी को MLA बना दे, MP बना दे और देश को बदल दे, ऐसा ये सब संभव होता नहीं है। इन सब के लिए जागृति की जरूरत होती है, तभी आप अस्थायी बदलाव लेकर के आ सकते हैं, सस्टेनेबल चेंज लेकर के आ सकते हैं। यानी कि ऐसा परिवर्तन जो आज आए तो युगों युगों तक रहे। ऐसे परिवर्तन के लिए हम सबको मन से तैयार होना पड़ता
पड़ता है, मन से परिवर्तित होना पड़ता है। हम सबको शिक्षा, विज्ञान, इन सबको महत्व देना होता है। तो आज जो विषमताओं का दौर है, जो घना अंधेरा है, जो अराजकता है, भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य को लेकर के इतनी समस्याएं हैं, चारों तरफ ऐसा लगता है कि अब कुछ भी हो नहीं सकता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां मुझे याद आती है कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए और आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए और आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज दीवार पर्दे की तरह हिल रही है, आज दीवार पर्दों की तरह हिल रही है। शर्त ये था कि नींव हिलनी चाहिए, शर्त ये थी कि नींव हिलनी चाहिए। और मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा नहीं करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। और आग कहीं भी हो, आग मुझ में हो या आग तुझ में हो, आग मुझ में हो या आग तुझ में हो, बस आग जलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। इस दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से मैं इशारा करना चाहता हूं कि चाहे आग हुसैनाबाद में हो या कांडी में हो, ये आग की लपटें या परिवर्तन की लपटें इतनी तेज होनी चाहिए कि सब मिलकर के एक ऐसे उजाला का निर्माण करे कि सबके दिमाग का कचरा, सबके दिमाग से अंधविश्वास, सबके दिमाग से पाखंड, सबके दिमाग से अज्ञानता हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। तभी ये संभव है कि हम सब एक प्रकाशवान, प्रकाश से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, धम्म के मार्ग से आच्छादित एक जीवन की कल्पना हम सब कर सकते हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक विज्ञान का छात्र हूं, मैं चिकित्सक हूं, मैं हमेशा चिकित्सा विज्ञान की बात करता हूं। हम अपने जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में ज्ञान की बातें करता हूं। आज हम सब BA, MA, डॉक्टर, PhD सब बन करके भी कई बार ऐसी बातें करते हैं या ऐसी बातों का समर्थन करते हैं कि जब आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको ग्लानि होगी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? कई बार मैं देखता हूँ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी, पूरी ताकत, पूरी निष्ठा, सब कुछ करने के बाद अपने जीवन में सफलताएं लेकर के आता है और उन सफलताओं का श्रेय किसको देता है? तो ऐसे व्यक्ति को देता है जो काल्पनिकता से भरा हुआ है, जिसकी उत्पत्ति भी है कि नहीं, या जो इस दुनिया में कभी था कि नहीं, जिसका कभी कोई अस्तित्व भी था कि नहीं, सारा श्रेय जो उसी को दे देते हैं। पढ़ने लिखने का फायदा क्या जी है? हमको कोई बता देता है कि हम सब का सृजन जो है मुंह से हुआ है, हम सब का सृजन जो है पेट से हुआ है। हम सब ग्रेजुएट होने के बाद भी, MA, BA, PhD करने के बाद भी इन बातों से सरोकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें हमारे शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। हमारे सामने 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मेरे पास सब नहीं है उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उन पे आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि आज मेरी जो ताकत है, आज मेरी जो आवाज़ है, आज मेरा जो आत्मविश्वास है, मेरा सम्मान है, मेरी सुरक्षा है, इस सब के पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन सब के पीछे उनके दी हुई ताकत है, संविधान है, उनके दिया हुआ भारत का विधान है। वो मनुस्मृति के खिलाफ जंग है, जंग आज़ादी है, जिसके दम पर आज हम इतना सीना चौड़ा करके आप सबके सामने बोल रहे हैं। और बाबा साहब को मानने का मतलब ये कदापि नहीं है कि हम 22 प्रतिज्ञाओं को इतनी बड़ी फोटो में सजा करके और उसको पढ़े ना, उसको अपने जीवन में उतारे ना, तो फिर तो ये बेईमानी होगी, बाबा साहब के साथ धोखा होगा। जिस प्रकार से बाबा साहब ने कुंठित होकर के, दुखी होकर के किसी सभा में कहा था कि हमें तो हमारे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने ही धोखा दिया है, ये इसलिए कहा होगा बाबा साहब ने कि बाबा साहब ने देखा होगा कि इतना महत्वपूर्ण मंत्र मैंने दिया है, 22 प्रतिज्ञाएं मैंने दी है। इन प्रतिज्ञाओं का पाठ तो लोग करते हैं, लेकिन अपने जीवन में अनुकरण करने से डरते हैं। ऐसा क्यों है? ये महज पाठ नहीं है, ये महज 22 प्रतिज्ञाएं नहीं है। हमारे जीवन को परिणित, हमारे जीवन को सुगम, हमारे जीवन को सबल, हमारे जीवन को सक्षम, हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए सारी प्रतिज्ञाएं। इन प्रतिज्ञाओं को आप ध्यान से पढ़ेंगे। काल्पनिकता में हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन की सफलता कहें या हमारे जीवन में जो कुछ भी संभव अच्छा बेहतर हो सकता है, इन प्रतिज्ञाओं के बदौलत हो सकता है।
तो इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं का पाठ भी करें, अपने जीवन में अवतरण भी करें, उसका अनुकरण भी करें, तभी जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी और उनके जीवन संघर्ष से हम कोई ताल्लुकात रख पाएंगे। आज हम बाबा साहब की प्रतिमाएं तो अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन उनके विचारों को अपने अंदर घुसने का दरवाजा ही नहीं खोलते। ये फिर ये कैसा स्नेह है बाबा साहब के प्रति, ये कैसा जुड़ाव है? हमें लगता है कि झूठा जुड़ाव है। खास करके युवा साथियों से कहना चाहता हूं, जय भीम बोलना जरूरी है, बाबा साहब अमर रहे ये भी बोलना जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है कि बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है उसकी रक्षा के लिए हमें आगे आना जरूरी है। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी है उसको अपने जीवन में अवतरित करने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने हमारे लिए जो कुछ मार्ग बताए थे उन मार्ग पर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ आगे चलने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि शिक्षित बनकर के, संगठित होकर के संघर्ष करने से भारत प्रबुद्ध बनेगा, भारत मजबूत बनेगा, भारत धर्म के मार्ग पर चलेगा। लेकिन आज 73 साल गुजरने के बाद इस बार हम लोगों ने 74वां वार्षिक स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन हम सब ने इन सब को अपने जीवन में अंदर तक प्रवेश नहीं होने दिया। मेरा बस इतना इशारा और अनुरोध है प्रबुद्ध साथियों, माताओं, बहनों और मेरे अभिभावकों कि इन तमाम बातों का बहुत गूढ़ अर्थ है, बहुत वजन है। बाबा साहेब ने इन प्रतिज्ञाओं को बहुत हल्के में नहीं लिखा। अपने जीवन में एक एक कदम पर विषमताओं को झेलकर उनको मुक्त, उनसे पूरे भारत को, भारत के बहुजनों को, भारत के लोगों को, दलितों, शोषितों को मुक्ति दिलाने के लिए जो सब मार्ग उन्होंने ढूंढा, तलाशा, अपने जीवन में संघर्ष करके एक एक कदम कदम चल करके जो सब अनुभव किया, उन अनुभवों को 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हमारे सामने दिया। तो ये कोई बहुत हल्के में या झटके में दिया हुआ कोई ये प्रतिज्ञा या संकल्प नहीं है। ये अपने जीवन में इन विषमताओं को झेलते हुए, उन अपमानों को झेलते हुए, हर कदम पर महसूस करके उन्होंने जो मुक्ति का मार्ग ढूंढा, 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से ही वो संकल्प हमें दिया, वो प्रतिज्ञाएं हमें दी। इसलिए इन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में अवतरित होना उतना ही जरूरी है जितना भोजन करके हमें जीवित रहना जरूरी है। आप भोजन करें, शिक्षा लें और इन प्रतिज्ञाओं पर न चले तो बाबा साहेब के साथ जो स्नेह है, जो जुड़ाव है, वो झूठा है। साथ ही साथ भारत का संविधान, ये वो विधान है जो माताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट देती है, हम सब बच्चों को सुरक्षा का भाव देती है, हमारे जैसे लोगों को डॉक्टर लिखने का साहस देती है, और तमाम लोग जो यहाँ शिक्षा का दम भरते हैं या अपने शिक्षा के दम पर अपने जीवन में सफलता लेकर के आए हैं, उनके लिए सब कुछ, ये सारा अवसर भारतीय संविधान के दम पर हुआ है, बाबा साहब के दूरदर्शिता के दम पर है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में समानता, बंधुता, न्याय का जो आत्मा पिरो करके रखा है, ये भारतीय संविधान के दम पर है। जिस दिन भारतीय संविधान नहीं होगा, ये सारी चीजें धराशायी हो जाएगी और हम सब पुनः उसी दौर में चले जाएंगे जहां से हमारी शुरुआत हुई थी, जिस दौर में गले में हंडी और कमर में झाड़ू बंधा रहता था। हमारी जो विरासत, हमारी जो दर्द भरी दास्तान है, हम लोग पुनः वहीं चले जाएंगे। उस दास्तान से मुक्ति बहुत मुश्किल से मिली है और इस संविधान के दम पर मिली है। इस संविधान की सुरक्षा हमें अपने प्राण की आहुति देकर के भी करनी पड़े तो हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। ये बात आप समझ रहे युवा साथी? संविधान के लिए यदि आपको यात्रा निकालना पड़े, संविधान के लिए आपको सड़कों पर आना पड़े, संविधान के लिए आपको हर जगह एकत्रित होकर के संघर्ष करना पड़े, आपको पीछे नहीं हटना पड़े, हमको लगता है कि संविधान से की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी आज कोई भी अनुष्ठान हमारे जीवन में महत्व नहीं रखता है। संविधान के लिए प्राणों की आहुति देना पड़े, संविधान के लिए मरना पीटना पड़े, संविधान के साथ खड़े होने के लिए जिस संकट का भी सामना करना पड़े, आपको करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ही हमारी सुरक्षा है, संविधान ही हमारी शिक्षा है, संविधान ही हमारी ताकत है, संविधान ही हमारी समृद्धि है और संविधान ही हमारी बहनों की सुरक्षा है। इनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, इनके लिए सुरक्षा है, इनको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता है। तो संविधान के लिए हम सबको आगे रहने की आवश्यकता है। आज जो ऐतिहासिक दिवस है, इस दिवस पर मैं आप सबको कोटि कोटि बधाई देता हूं और एक बार पुनः मैं यहाँ उपस्थित सभी धम्म उपासक उपासिकाओं को, जितने भी प्रबुद्ध साथी हैं, युवाओं को, बच्चों को, आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं। और साथ ही साथ आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि हम सब बिखराव के दिशा में जो लगे हैं, जिस काल्पनिकता के पीछे लगे हैं, जिस अज्ञानता के पीछे भाग रहे हैं, और या कहें कि ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, जो हमारे जीवन में खुशहाली ला नहीं सकता, फिर भी हम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो आप सबसे विनती करता हूं कि आप इन तमाम आडंबरों से, इन तमाम अंधविश्वासों से, तमाम पाखंडों से अपने को मुक्त कराएं। आप सब शिक्षा के मार्ग पर चलें और तथागत बुद्ध के दिखाए हुए जो धम्म के
मार्ग हैं, जो पंचशील का जो मार्ग है, उन सब का अपने जीवन में अनुकरण करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक डॉक्टर इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि भांग, धतूरा, गांजा, बीड़ी, शराब पीने से क्या कुछ होता है। मैं तो चिकित्सक हूँ, मैं बताता हूँ कि इससे लीवर खराब होता है, और सिगरेट पीने से जबड़े का कैंसर होता है, और दारू पीने से ये अतड़ियों का कैंसर, लीवर का कैंसर होता है। ये तो कैंसर की बात हो गई। सामाजिक कैंसर होता है ये सब नशा पान करने से, मदिरा पान करने से। कैसा सामाजिक कैंसर? घर में एक व्यक्ति, घर का मुखिया यदि शराबी है तो सारे लोग शराबी जुआरी हो जाएंगे और उनको धम का पान नहीं हो पाएगा, यानी कि वो पंचशील के मार्ग पर नहीं अग्रसर हो पाएंगे। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे घर को बिखरते टूटते देखा है, शिक्षा से विमुख होते देखा है, विज्ञान से दूर जाते देखा है, जिनके घर में लोग मदिरा को महत्व देते हैं, दारू शराब में रमे रहते हैं, मारा काटी, आपस में मार पीट, लूट, शिक्षा से दूर होना और घर का माहौल नारकीय होना, ये सब मैंने देखा है। इसलिए यदि आप धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, पंचशील का अनुकरण करना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ रहने के लिए ही सही अपने जीवन से आज ही आज नशा को, खास करके बीड़ी सिगरेट को, तंबाकू को, गुटखे को, मदिरा पान को, इन सब को आज अपने जीवन से दूर करें। क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ, बड़े संस्थान में मैंने रहा है। मैंने स्तन कैंसर, आंतों के कैंसर, मुंह के कैंसर, जबड़े के कैंसर, ऐसे मरीजों को मैंने देखा है। और ऐसे मरीजों का ऐसे व्यसन से, ऐसे मदिरा पान से, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू से सीधा सीधा उनका ताल्लुकात है। 10-20 साल से वो लंबे दिनों से ऐसे व्यसनों के सेवन करते रहते हैं और गंभीर रूप से वो बीमार हो जाते हैं, कई बार तो मृत्यु को सीधे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन के कैंसर से मुक्ति के लिए, अपने सामाजिक कैंसर के मुक्ति के लिए, अपने देश में कैंसर के मुक्ति के लिए जो मदिरा पान है, धूम्रपान है, इन सब से मुक्ति के लिए आप सबको प्रयास करना है। और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ मोरली खड़ा होकर के अपने परिवार के दूसरे सदस्य यदि इस व्यसन में लगे हैं तो उनको भी रोकना है, उनको भी समझाना है, उनके साथ भी खड़ा होना है, ताकि हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बन सके, हमारा समाज मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बलिष्ठ समाज बन सके, और हमारा समाज इन तमाम चीजों से, इन तमाम व्यसनों से मुक्ति पा सके। दूसरा क्या चीज है कि प्रकृति। भिक्षु बदन जी ने हमेशा प्रकृति को महत्व दिया। जब से हम अपने ग्रीन टाइगर्स के मार्च लेकर के यहाँ हम लोगों ने अशोक वृक्ष का यहाँ हम लोगों ने रूपांतरण किया है, सर के साथ, बंदे जी के साथ और स्नेह बढ़ गया है। प्रकृति ही सब कुछ है। हमारे जीवन में घटित होने वाला ये चांद, तारे, सितारे, जमीन, जल, जंगल, ये सब कुछ ही प्रकृति है। या कहें कि हमारा सर्वस्व जीवन और पूरी पृथ्वी ही प्रकृति है। प्रकृति से श्रेष्ठ कर कुछ भी नहीं है। ये जितने आपदा विपदा आप देखते हैं कि हिमालयन सुनामी आ गया, कहीं पक्षाघात हो गया, कहीं ये उष्माघात हो गया, ये सारे प्रकृति के विनाशकारी लीला है। ये सब प्रकृति के असंतुलन के चलते हैं। हम सब प्रदूषण फैलाते हैं, प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं, तो ये सारी चीजें फैलती है। ये सारा कुछ हमारे जीवन के सामने, आंखों के सामने सब घटित होता है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि हम सब अपने जीवन में प्रकृति को महत्व दें, जल जंगल जमीन की रक्षा करें, और जहां कहीं भी मौका मिले हम सब हरियाली से खुशहाली, पेड़ों से हरियाली, धरती की सुंदरता, इन सब पर महत्व दें। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः सम्राट अशोक धम्म दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं आप सबको करता हूं, और आप सबको स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। और मैं आप सबसे शीश नवा करके विनती करता हूं, आह्वान करता हूं कि ये जो निर्माण, ये जो क्रांति का आगाज हुआ है, इस आगाज में कड़ी से कड़ी मिलाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, अपने माताओं बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इसमें अनुदान करें, इससे जुड़े। और अनुदान सिर्फ पैसे का नहीं होता है, अनुदान विचारों का भी होता है, अनुदान सोच का भी होता है, अनुदान उपस्थिति की भी होती है, अनुदान क्रांति की भी होती है। जिस तरीके से आपको लगता है, पैसा लेकर के, बुद्धि लेकर के, विवेक लेकर के, धन लेकर के और साहस लेकर के, आप सब जब मजबूती के साथ इस क्रांति के राहों में जुड़ेंगे तो कारवां बहुत तेजी से बढ़ेगा। और बुद्ध विहार कांडी में ही नहीं, हर कोने पर एक बुद्ध विहार दिखेगा, और शिक्षा का अलग जगेगा, विज्ञान स्थापित होगा, और प्रबुद्ध भारत का दीवार हमारी आंखों के सामने स्थापित होगा। तो आप सब इससे जुड़ना चाहते हैं? जुड़ना चाहते हैं? आप सब बुद्ध विहार निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं?
पैसा एक छोटा सा योगदान है, साहस और अपना विचार सबसे बड़ा योगदान है। वैचारिक तौर पर यदि आप सबके विचार इस निर्माण से जुड़ेंगे तो ज्यादा मजबूती बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक जुड़ाव, ये जो जुड़ाव है एक बदलाव का ही कहे कि बदलाव के दम पर ही आपके मन में कहीं ना कहीं बदलाव की किरणें, बदलाव के बीज अंकुरित हो रहे हैं, तभी आप यहाँ मन से यहाँ तैयार होकर के इस परिवर्तन के लहर में, इस क्रांति की दिशा में आप जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये संख्या बल आप यहाँ से जाएं तो अनेक लोगों को प्रेरित करें, अनेक लोगों से आह्वान करें, अनेक लोगों के विचार यहाँ से जोड़े, ताकि ये जो निर्माण है जल्द से जल्द यहाँ हो और यहाँ शिक्षा का एक ऐसा केंद्र उपस्थित हो जो चारों दिशाओं में, जिस प्रकार से सम्राट अशोक के स्तंभ में वो जो 4 सिंहों वाला, 4 दिशाओं में मुंह फाड़ करके जो शिक्षा की अलख जगाने वाला जो वो जो संदेश है, वो संदेश जन जन तक पहुंचे, चारों दिशाओं में पहुंचे, ताकि एक अच्छे भारत, स्वस्थ भारत, मजबूत भारत, खुशहाल भारत, ऐसा भारत जो समानता आधारित भारत हो, ऐसे भारत का निर्माण हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सबका शीश नवा करके अभिनंदन और आभार, विशेष करके भिक्खू जी का मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबका साधुवाद, धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम।